तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और यह वीडियो जो है वो उन बच्चों के लिए रहने वाली है जिनका इंजीनियरिंग फिजिक्स सिलेबस है, जो भी सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट है। और साथ नहीं सिर्फ सेकंड सेमेस्टर ही नहीं, ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए। क्षमा करिएगा कि मैंने सेकंड सेमेस्टर कह दिया। कि जो भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं वो उनके लिए लेक्चर रहने वाला है, और ये लेक्चर नंबर 4 नहीं 5 होगा, ठीक है। और ये पाँचवा लेक्चर है। इससे पहले मैंने टोटल 4 लेक्चर इस इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो पहला यूनिट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें मैंने ले लिया है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप सभी वो 4 लेक्चर ज़रूर देख लें, उसके बाद ये लेक्चर देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं यहाँ पे क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो अभी तक अगर आपने पिछला 4 लेक्चर नहीं देखा है तो वो पहले जाके देखें। और साथ ही साथ ये अब आने वाले समय में मैं आपको कहूँगा कि आप प्लीज़ इसको अपने जूनियर्स को ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा। आप उनके साथ ये ज़रूर शेयर करिएगा, और अभी अपने क्लासमेट्स और बैचमेट्स के साथ भी उसके तो इसे शेयर करिएगा, ताकि उनका भी भला हो, ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आ पाए। और फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस मैं इस पे अपलोड करूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ जो लास्ट लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया है, मैं पहले बात करूँगा। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए, यह इसमें इसका मैं थोड़ा शॉर्ट रिवीजन में आपको करा दूं। देखिए, सबसे पहले हमने मोशन और रेस्ट के बारे में जाना था। उसके बाद इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जाना था। और साथ ही साथ उसके बाद हमने 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम डील किए थे। और उसके बाद फिर हम लोग ने सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन का बेसिक, और उसके बाद से फिर रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सभी चीज़ें हमने अभी तक के लेक्चर में कवर कर लिया था। लेकिन आज जो है वो रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही एक अगला टॉपिक है, जो आपके सिलेबस में कोरोलिसिस फोर्स एंड एक्सेलरेशन के नाम से दिया हुआ है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रोड कोरोलिसिस फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझना। आखिर ये है क्या, इसका क्या 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 कारण है, और किस प्रकार से ये वर्क करता है हमारे। क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो वेदर एप्लीकेशन में है। साथ ही साथ जो साइक्लोन्स है वो किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, और ये सभी चीज़ें पे ये सभी चीज़ें इसकी एप्लीकेशन में आती है, ठीक है। तो रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये पहले आप किसी भी मोशन को और ऑब्जर्व करने के लिए आप पहले एक फ्रेम चूज चूज करते हो। आप ये देखते हो कि आप इनर्शियल में हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम में। उसके बाद आप क्या चूज करते हो, आप चूज करते हो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि आप किस कोऑर्डिनेट सिस्टम का उपयोग करके उस ऑब्जेक्ट्स का, कोई भी अगर मान लो ऑब्जेक्ट है स्पेस में, तो उसे किस प्रकार से डिनोट करोगे, किस प्रकार से उसका पोजीशन वेक्टर बनाओगे, किस प्रकार से उसका कितने स्पेस में आखिर कितनी कितनी दूरी पे है उस, ये सभी चीज़ें। तो हम लोग मेनली एक्स वाई जेड ही यूज करते हैं, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो सबसे पहले आप क्या चूज करोगे, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और आपको अभी क्या चूज करना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद फिर आप चूज करोगे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो यही कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है हमारा रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। यह किसी भी प्रकार का नया कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ले, और उसको अगर हम रोटेट करें किसी पॉइंट के अबाउट, तो वो रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि यही है, एक एक्स वाई जेड है, और मैं इसी पॉइंट के अबाउट में अगर इसको मैं रोटेट करूँ, तो ये कुछ देर बाद ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स यहाँ आ जाएगा, ये एक्स यहाँ था तो ये एक्स डैश यहाँ हो जाएगा। ये यहाँ पे जेड यहाँ पे यहाँ है, तो ये जेड कुछ देर बाद घूम के, मान लीजिए ये इस प्रकार से घूम रहा है, तो ये जेड कुछ देर बाद ऐसे हो जाएगा। तो यही है रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अब देखिए, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो कोरिलेसिस फोर्स के साथ किस प्रकार से लिंक है, ये मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक जो एनिमेशन है, मैं वो एनिमेशन आप सभी को दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं एक बार ये एनिमेशन प्ले करता हूँ, आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा,
ताकि आपको एक चीज़ समझ में आएगा। एक तो रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और उसके साथ-साथ जो है आपका एक यहाँ से ही जन्म होगा कोरोलिसिस फोर्स के बारे में, ठीक है? तो मैं अभी इसको प्ले कर रहा हूँ, तो आपसे भी बस इसको पहले पूरा देखिए, उसके बाद मैं खुद एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? तो इसको चलिए मैं प्ले कर रहा हूँ। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या क्या है, एक सर्कुलर डिस्क लिया है, ठीक है? और ये यहाँ पे एक्स और वाई डिनोट किया है, और ये जो ऊपर निकला हुआ है इसे जेड एक्सिस माना माना गया है। तो आप इसे पहले पूरा ज़रूर देखें। देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति आटा जो होता है ना, आटा जिससे रोटी बनती है, ये पूरी तरीके से इस पे बिखेर रहा है, ताकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, और उस ऑब्जेक्ट किस प्रकार से वो ऑब्जेक्ट रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में बिहेव कर रहा है, वो ताकि उसका जो पाथ है, वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है, वो हमें यहाँ पे पता चल सके। तो आप सभी इसको देखिए। देखिए, ऑब्जेक्ट रख दिया गया है। ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऑब्जेक्ट सेंटर के पास रखा हुआ है ब्लैक कलर में, और इसको धीरे से अब रोटेट किया जाएगा। देखिए, अब इसको जैसे ही रोटेट किया जाएगा, देखिए घूम रहा है। देखिए, इसे घुमाया गया। अब देखिए, देखिए ये घूमा। देखिए, यह एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक है? और साथ ही साथ ये जो ऑब्जेक्ट था, ये सेंटर से हट के वो कॉर्नर में गया है, लेकिन किस प्रकार से गया है, कौन सा पाथ फॉलो किया, आप ध्यान से देखिए। एक कर्व पाथ फॉलो किया है, ठीक है? एक कर्व पाथ फॉलो किया है। तो ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा, ये किस प्रकार से ये अपना ये पाथ बनाया है, मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ 2D में। देखिए, ये ऐसे था, ठीक है? ये हमारा एक्स था, और ये हमारा वाई था, ऐसा था। और लेकिन ये जो डिस्क था, ये ऐसे 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 घूम के एक कोण यहाँ पे आके रुक गया। तो आप यह देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट था, ये आखिर ये डिफ्लेक्ट क्यों हुआ, किस कारण से हुआ? क्योंकि यहाँ पे इसको एक फोर्स ऑब्जर्व हुआ। अगर आप यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठ जाए, ठीक है? ये ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठ जाए, तो ये ऑब्जर्वर जैसे ही यहाँ पे बैठेगा, तो ये तो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया। साथ ही साथ इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये भी अभी रोटेट कर रहा है। ये इस तरफ से रोटेट कर रहा है ओमेगा से। तो ये एक रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये व्यक्ति बैठा हुआ है और इसे ऑब्जर्व कर रहा है। तो इससे जानते हो क्या महसूस होगा, कि इस पे एक फोर्स लग रहा है जो इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसे तो इसको आगे जाना चाहिए था ना, ये आगे जाना चाहिए था, ये आगे भी जा रहा है। देखिए, ये पहले ही सेंटर पे था, और ये अभी कोने में आ गया, मतलब यहाँ कहीं इस कोने में आ गया, यहाँ पे आया ना, एक कोना ही है, लेकिन ये डिफ्लेक्ट हो गया है। ये कुछ तरीके से डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आया है। पहले आगे भी बढ़ा और डिफ्लेक्ट भी आया, डिफ्लेक्शन भी आया, लेकिन तो ये क्यों आया? देखिए, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बाहर में खड़ा होगा, तो इस इसे किसी भी प्रकार का फोर्स यहाँ पे नहीं ऑब्जर्व होगा, ठीक है ना? उसे लगेगा कि ये नॉर्मल मोशन है, ये इस प्रकार से यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर यहाँ पे बैठा होगा, तो उसे एक फोर्स महसूस होगा। अगर ये खुद ही यहाँ पे फ्री टू मूव होगा, और ये आगे जाने का प्रयास करेगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये रुकिए, मैं फिर से मैं यहाँ पे बनाता बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं सर्किल ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे सेंटर पे एक व्यक्ति रहा होगा, ये व्यक्ति रहा होगा, ये जाना चाह रहा होगा आगे, ये जाना चाह रहा होगा आगे। लेकिन ये अगर ये रोटेट हो रहा है, ये सिस्टम जो है हमारा, यहाँ पे जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है, और ये साथ ही साथ ये फ्रेम रोटेट हो रहा है, तो ये आगे नहीं जा पाएगा, ये थोड़ा आगे जाएगा, लेकिन आगे इसके साथ साथ, माफ करिएगा, ये आगे के साथ साथ थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा। इसका पाथ कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये क्यों डिफ्लेक्ट हुआ? क्योंकि इसके पास ये जो फ्रेम है, जिस फ्रेम में ये व्यक्ति बैठा हुआ मतलब है अभी, वो एक रोटेटिंग फ्रेम है, वो कुछ वेलोसिटी से घूम रहा है। तो उस वेलोसिटी के कारण ये डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है? लेकिन इसको कैसा क्या फील होगा पता है? कि ये क्या फील होगा? इसको फील होगा कि इस पे कोई फोर्स लग रहा है, कोई इसे धकेल रहा है, ये आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। इसे कोई फोर्स इसे धकेल रहा है, ताकि
ये डिफ्लेक्ट हो सके, और ये डिफ्लेक्ट हुआ भी, होगा भी। तो यही फोर्स, ये फोर्स असल में है नहीं, ये रोटेटिंग जो फ्रेम है, ये जो फ्रेम रोटेट कर रहा है ओमेगा से, इसके कारण ये व्यक्ति डिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका जो एंगुलर, सॉरी, लीनियर वेलोसिटी भी होगा, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उसके कारण ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है। लेकिन इसे एक फोर्स महसूस होगा, और यही फोर्स होता है कोरिलेसिस फोर्स। ठीक है। और ये एक तरीका का सीडो फोर्स है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए एक और चीज़, इसे एक बार आप देखिए। देखिए, ये दो व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति एक सर्कुलर मेरी गो राउंड में बैठा हुआ है। ठीक है। अब ये देखिए, ये व्यक्ति, एक लड़का, ये दूसरे के पास एक बॉल फेंकने का प्रयास करेगा, लेकिन उसका एक्चुअल पार्ट डिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये इसने सीधा इसके पास फेंका था, लेकिन इसके पास नहीं गया। अभी आप देखोगे, देखते जाओ। देखो इसका रियल, बाहर से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सीधा गया है, लेकिन असल में जैसे ही वो व्यक्ति वहाँ पे कोई बैठा होगा, तो वो जरूर ऑब्जर्व करेगा कि देखिए किस प्रकार से डिफ्लेक्शन आया है। ये डिफ्लेक्शन क्यों आया है? रोटेटिंग फ्रेम के कारण। फ्रेम खुद रोटेट कर रहा है किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और उसी के कारण ये डिफ्लेक्ट हुआ है। लेकिन इस पे अगर ये मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई व्यक्ति ही यहाँ पे बैठ जाए इस बॉल पे, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करे, तो उसे एक फोर्स महसूस होगा कि मुझे किसी ने धक्का दिया है। लेकिन असल में वो फोर्स कोई है ही नहीं, वो फोर्स है ही नहीं, उसे बस महसूस हो रहा है। तो इसीलिए इसे वो फोर्स को हम लोग सीडो फोर्स कहते हैं, और यहाँ पे उस सीडो फोर्स का नाम क्या है? वो नाम है कोरलेसिस फोर्स। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे मैं आगे लेके चलता हूँ। देखिए, ये बात यहीं पे लिखा हुआ है ये, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्राइज टू मूव स्ट्रेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद इन अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लाइक अर्थ और अ लार्ज स्पिनिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि मेरी गो राउंड, इट्स पाथ अपीयर्स कर्व्ड और डिफ्लेक्टेड बिकॉज द फ्रेम इटसेल्फ रोटेटिंग। देखा, मैंने आपको बताया था ना कि फ्रेम खुद रोटेट कर रहा है, इसी कारण से वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, और कोई बात नहीं है। लेकिन उन्हें उसे क्या लगेगा कि एक एपरेंट फोर्स है दैट काउज द डिफ्लेक्शन इज द नॉन एज कोरिलेसिस फोर्स। और देखिए, ये उसे लग रहा है, ये असल में है ही नहीं ये फोर्स। इसलिए इट इज अ टाइप ऑफ जीरो फोर्स विच वी फील व्हेन द बॉडी इज इन रोटेटिंग फ्रेम। ठीक है। आशा करता हूँ कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कोरिलेसिस फोर्स है क्या, और इसका क्या लिंक है रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम से। ठीक है। तो चलिए, अब जो है हम लोग आगे एक बार पढ़ते हैं ये। अब आता है कोरिलेसिस फोर्स का एक कौन सा एप्लीकेशन, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर पे हमें देखने को मिलता है। देखिए, नॉर्दर्न नॉर्दर्न एक मिनट में यहाँ पे एक पिक्चर मैं पहले ऐड करता हूँ, ताकि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। कहाँ गया है ये? देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग समझने का प्रयास करें मैं कर रहे हैं, वो पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं यह बात समझने के कि जब कोई बॉडी, जब ये मान लीजिए, एक मिनट, ये मान लीजिए इक्वेटर है हमारा, तो ये इक्वेटर यहाँ से बिल्कुल इसके मिड से पास हो रहा है, इक्वेटर लाइन। तो इस इक्वेटर से ऊपर जो होता है हमारे, ये क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। ठीक है। और ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो ऊपर जो इससे इस रेफरेंस लाइन से जो ऊपर जो भी बॉडी ऊपर जाती है ना, ऊपर जाते हुए अगर मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ से चली और यहाँ तक जाने का प्रयास की, तो ये राइट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि मैं भी आगे आपको समझाऊंगा क्यों डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये राइट की ओर ये और हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो ये आखिर ये क्यों होता है, यही बात हमें इस यहाँ पे समझना है। क्योंकि आप देखोगे, लिखा है आवर प्लानेट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर हमारा प्लानेट घूमता है। और बिकॉज द अर्थ इज अ स्फेयर पॉइंट्स एट द इक्वेटर मूव मच फास्टर देन पॉइंट्स नियर द पोल्स। दिस क्रिएट्स अ प्रिडिक्टेबल डिफ्लेक्शन। और देखिए, और ये जो राइट की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी ऑब्जेक्ट राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है, और नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर, यह डायरेक्शन हम ये फिरल्स लॉ के द्वारा हम लोग डिसाइड करते हैं। अभी मैं आपको अभी समझाता हूँ सब कुछ, इस स्लाइड पे जो भी कुछ है वो सब कुछ यहाँ पे अभी क्लियर होगा। आप बस देखते जाओ। देखो, पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें मैं पूछूंगा, ये आप
देखो, ये मानो कि एक सर मान लो ये सर्कल है, ठीक है? और ये सर्कल के साथ ये सर्कल का सेंटर है, और ये मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है। मान लो यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट है, और वही एक यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक है? बी है। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ कि ए का स्पीड ज़्यादा होगा कि बी का स्पीड ज़्यादा होगा, बताइए। तो आप क्या कहोगे कि भी इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, ये आप सभी को पता है। भी इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ए का ए प्लेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, और एक बी प्लेस पे ऑब्जेक्ट है। आप मुझे बताओ कि ए वाला ज़्यादा स्पीड से घूमेगा कि बी वाला ज़्यादा स्पीड से मतलब कि ट्रैवल करेगा। देखिए, आप हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि ये एंगुलर जो वेलोसिटी है ओमेगा, ये जिस एंगुलर वेलोसिटी से भी घूम रहा हो, वो हर एक पॉइंट पे सेम है, क्योंकि आप यहाँ से देखोगे तो ये एंगल सेम है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, कितना एंगल पर सेकेंड कवर किया रेडियन में, थीटा, ठीक है? डी थीटा बाई डी टी होता है, ये मैंने आपको सर बेसिक ऑफ सर्कुलर मोशन में कवर कर दिया था। तो ये हर एक पॉइंट पे तो एंगल सेम ही रहेगा ना, हर एक पॉइंट पे एंगल तो सेम ही रहेगा। तो इसी कारण से ओमेगा तो हर पॉइंट पे सेम है, लेकिन भी इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है। और भी इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ मुझे, बी पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा कि ए पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा? तो आप देखो, आप बोलोगे सर भी ए इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा आर वन, क्योंकि आर वन इसका रेडियस, तो ए का सेंटर से रेडियस तो आर वन है। और इसी तरह भी हम लिख सकते हैं क्या, ओमेगा आर टू, ठीक है? ओमेगा तो दोनों में सेम है, तो यानी कि भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा आर वन के, और भी बी जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर टू के। यानी जिसका आर ज़्यादा वहाँ का स्पीड ज़्यादा। तो हम देख रहे हैं कि आर टू ज़्यादा है तो भी ज़्यादा होगा। यानी कोई भी अगर सर्कुलर, इसे मैं अब मिटा दूं, चलो रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे रफ स्केच बना रहा हूँ, तो आप जरूर देख लीजिएगा। ये मान लीजिए कोई भी है, तो एक जो दो अगर पॉइंट हम चूज करें, एक यहाँ एक पास में, जो दूर वाला है वो उसका स्पीड हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका रेडियस ज़्यादा है। तो अब आप देखो यहाँ पे अर्थ का कॉन्सेप्ट आप समझो। अर्थ का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि हमारा अर्थ खुद एक रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रोटेटिंग फ्रेम में है। हमारा अर्थ बहुत बड़ा है। अगर हम यहाँ पे ज़मीन पे रह के अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें ये पूरी तरीक़ा से अस्थिर लगती है ग्रेविटी के कारण। लेकिन वही चीज़ अगर आप समझ लो स्पेस में जाके देखोगे, तो आपको पता है कि अर्थ खुद रिवॉल्व भी रोटेट भी कर रही है, और साथ ही साथ सूर्य के चक्कर भी लगा रही है। तो ये अर्थ तो हमारा अस्थिर है नहीं, अस्थिर नहीं है, तो ये खुद भी घूम रही है, तो ये एक रोटेटिंग फ्रेम में है। अब जब ये रोटेटिंग फ्रेम में है और इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस पे तो एक डिफ्लेक्शन आएगा ना, जैसे मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया था अभी। और मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे कोई भी अगर फ्री टू मूव है कोई भी ऑब्जेक्ट, वो सीधे जाके नहीं, वो एक डिफ्लेक्शन पाथ कर्व फॉलो करती है, वो कोरलेसिस इफेक्ट के कारण। तो इस पे यहाँ पे भी कोरलेसिस इफेक्ट आएगा। तो किस प्रकार से आएगा, अब हम वही समझते हैं। तो मैं इस सभी को एक बार मिटा लेता हूँ, ताकि मुझे एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा जगह मिल सके। आशा करता हूँ कर रहा हूँ कि कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक भी कर लें, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले आपको एक चीज़, जो मैंने अभी आपको स्पीड का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझाया था, कि ये जो सबसे आउटर मोस्ट पॉइंट होगा, मान लीजिए ओ है और ये यहाँ पे बी है, तो यहाँ का स्पीड, सबसे आउटर मोस्ट का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। अब देखिए, मैं आपसे इमेजिन करने के लिए कह रहा हूँ कि आप जो है पृथ्वी को ऊपर से देखो, यहाँ से देखो। आपको क्या दिखेगा, आपको एक यही सर्किल दिखेगा, ऐसा सर्कल दिखेगा, ठीक है? और ये सर्कल दिखेगा, और जो सेंटर वाला है, ये पोल यहाँ पे आपको सेंटर दिखेगा। ये दो पोल आपको दिखेगा, पूरी तरीक़ा से सेंटर पे लगेगा कि यही पोल है। यहाँ पे पोल है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप मैं आपसे स्पीड पूछूँ कितना है, तो आप क्या बताओगे, सर रेडियस तो जीरो है, तो यहाँ पे स्पीड जीरो होगा। तो बात भी सही है, जो अर्थ है उसका पोल पे जो स्पीड होता है वो जीरो होता है, दोनों ही पोल पे। साउथ पोल पे भी और नॉर्थ पोल पे भी है। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और जैसे धीरे धीरे आप यहाँ आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, आपका जो स्पीड है घूमने का, ये जो
ये जो अर्थ जो ऐसे घूम रही है अपनी एक्सिस 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 पे, उसका जो स्पीड है घूमने का वो सबसे ज़्यादा होने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और पोल के जैसे ही नज़दीक जाओगे वो घटने भी लगेगा। यानी कि इक्वेटर के पास जो इसका स्पीड होता है कम से कम 1650 किलोमीटर पर आवर होता है। और ये जैसे जैसे आप अगर ऐसे जाओगे तो यहाँ पे जीरो हो जाता है। सेम चीज़ साउथ पोल पे भी होता है। अगर यहाँ से आप यहाँ बैठो, यहाँ तक जाओगे पोल तक तो जीरो हो जाएगा, और वही यहाँ से यहाँ जाओगे तो 1650 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो आप समझ गए। चलिए मैं इसे अब यहाँ पे इसको मिटा लेता हूँ। देखिए, एक बात तो आपको अब क्लियर होगा क्यों यहाँ पे 1650 किलोमीटर है, यहाँ पे जीरो है। इस कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बता दिया। अब मैं पूछता हूँ कि बताओ, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप एक काम करो, पहले तो इक्वेटर पे इस तरफ नॉर्थ पोल की तरफ करके मुंह खड़ा हो जाओ, और आप यहाँ पे खड़े हो गए। अब आपका लेफ्ट क्या है, ये, और ये राइट क्या है, ये, क्योंकि आप इधर देख रहे हो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ बच्चों, कि कोई बॉडी है, मान लीजिए यहाँ पे प्लेन ही है, ये ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रही है, ऐसे ट्रैवल कर रही है। रुकिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये मान लीजिए ये इस तरफ से ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ, डिफ्लेक्ट करेगा किस और नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट से बताना। सोच लिया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो मैं अभी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। देखिए, हमारा एक बात हमेशा आप यहाँ से यहाँ पे समझने से पहले, देखिए कुछ बच्चों का पहले मन में होगा, मैं वो चीज़ समझाने से पहले मैं यहाँ पे आपका पहले जो बच्चों के मन में डाउट आ जाता है वही मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, कुछ बच्चों का कहना होगा कि सर यहाँ से अगर कोई प्लेन चला सीधा तो चल रहा है, तो चल रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन ये यहाँ पहुँचेगा नहीं। क्यों नहीं पहुँचेगा? क्योंकि सर अर्थ तो ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, रोटेट कर रही है। जब तक यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा उस समय में ये अर्थ भी तो रोटेट कर रही है। अर्थ अगर रोटेट कर रही है तो ये जगह अभी यहाँ, जब ये यहाँ था, मान लीजिए ये अर्थ यहाँ पे ही थी, जब ये यहाँ पहुँचा, जब ये यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा यहाँ पे, यानी कि ए से बी पे जैसे ही ए से बी गया वो प्लेन, तो ये अर्थ भी तो रोटेट होके आगे हो जाएगी। तब तो ये यहाँ पहुँच जाएगा कहीं। ए से जब ए से बी जाना था, लेकिन ये पहुँच गया कहाँ, बी डैश पे। यानी कि डिफ्लेक्शन तो सर यहाँ से ऐसे हुआ, तो ये तो हमारा लेफ्ट है। तो ये किस प्रकार से हो गया? हम राइट कैसे कह रहे हैं कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे राइट हो गया है, राइट कोई और डिफ्लेक्ट होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। चलो देखो, ये है हमारा ए पॉइंट, ठीक है, ये है हमारा ए पॉइंट, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दो कि अर्थ जो है ना, वो बहुत बड़ा है एक प्लेन के कंपैरिजन में, ठीक है। एक प्लेन, एक अगर आप स्पेस से देखोगे तो आपको प्लेन एक पॉइंट से भी छोटा दिखेगा, ठीक है ना। पायलट को या प्लेन को पता ही नहीं चलता है कि हम पे कोई सी प्रकार का मतलब उसे वो जल्दी महसूस ही नहीं होता है कि जो अर्थ है वो ऐसे घूम भी रही है। और एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जब प्लेन तो हवा में है ना, और एक लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये कोरोलिसिस इफेक्ट असर करता है, ठीक है ना। तो अब मैं आप यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ये 1650 किलोमीटर तो बॉडी के इक्वेटर पे है, और कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ इक्वेटर पे है, तो इक्वेटर पे है तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि इस बॉडी के पास इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है, किसकी इक्वल, ये 1650 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से इस और एक वेलोसिटी है जिसे हम v1 कह रहे हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जाएगी, जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जाएगी, ठीक है ना, ये जैसे जैसे बॉडी ये ऊपर जाएगी, ये मान लीजिए बी पॉइंट है, तो ये तो अपना इसके पास तो स्पीड है, ठीक है ना। लेकिन होता यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी तो इसका स्पीड जो है ऊपर धीरे धीरे अर्थ का जो स्पीड घट रहा है ना 1650 किलोमीटर, अर्थ का स्पीड घट रहा है ऊपर की ओर। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाती है, ये जिस प्रकार से ऊपर जा रही है, अर्थ इस प्लेन के मुकाबले बहुत स्लो ऐसे मूव करती है। यानी कि ये आप ये समझो, ये इस तरफ ऐसे मूव करेगी ना, तो बहुत स्लो करती है एज कम्पेयर टू प्लेन। इसमें इससे होता ये है कि स्टार्टिंग में जो यहाँ पे है 1650, इसके पास इस डायरेक्शन में ज़्यादा वेलोसिटी रहता है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में कम, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस डायरेक्शन में v1 मान लो ज़्यादा है, और ये v2 अगर मान लो इस डायरेक्शन में है v2,
तो नेट जो हमारा वेलोसिटी होगा वो ऐसे होगा। जब नेट वेलोसिटी हमारा भी नेट इस ओर है तो डिफ्लेक्शन किस ओर होगा? डिफ्लेक्शन भी तो इसी ओर होगा। तो इसी कारण से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन राइट की ओर होता है। ठीक है। अब देखो, अब जब ऊपर से नीचे भी आओगे ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आप इक्वेटर तक के लिए आओगे, मान लो। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप नोट करना चाहते हो तो यहाँ तक नोट कर लेना। लेकिन अब मैं यहाँ से आप दूसरा चीज़ समझाने वाला हूँ। अब मानो, अब देखो, अब देखो, अब नॉर्थ से यहाँ पे आने वाला है। ठीक है। अब नॉर्थ नॉर्थ ये जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है ऑब्जर्व करने के लिए, चलिए अब इसे हम नॉर्थ पोल पे लेके जाते हैं। अब नॉर्थ पोल पे ये व्यक्ति ऐसे खड़ा है, इधर घूम करके। आप जैसे ही इधर घूमे हुए तो आपके लिए राइट हो जाएगा ये। ठीक है। और लेफ्ट हो जाएगा ये। ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो ऐसे इस तरफ हो रहा था, अब तो इसको मतलब कि ये तो अब अगर हम इधर से देखेंगे तो ये तो लेफ्ट हो गया। तो चलो, आप ये सभी देखने पे डिपेंड करता है, यहाँ पे भी ये राइट ही होगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पीड जीरो है। जब व्यक्ति यहाँ से चलेगा तो अब यहाँ पे जीरो स्पीड लेके चलेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या होगा, स्पीड जीरो होगा इसका। इस डायरेक्शन में स्पीड इसको जीरो मिलेगा स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे 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 ये आगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये इक्वेटर के पास आएगा यहाँ की स्पीड इसको ज़्यादा मिलेगी, 1650। अब बताओ कि ये व्यक्ति यहाँ से जीरो जीरो यहाँ से ऊपर आगे बढ़ा, यानी कि ओ से यहाँ पे ए तक आने में इसको आना है। और इधर का स्पीड इसके पास जीरो मिला हुआ है, और इधर ये ज़्यादा घूम रहा है। तो ये जो व्यक्ति है यहाँ से क्या ऑब्जर्व करेगा, ये किस और डिफ्लेक्शन होगा? आप मुझे अगर कमेंट बॉक्स में बताना चाहते हो तो यहाँ पे पॉज करके ज़रूर बताइएगा कि सर यहाँ पे किस और डिफ्लेक्ट होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, इस बार भी ये राइट की और ही डिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इधर का स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, इधर का स्पीड बढ़ रहा है। तो ये पृथ्वी जब तक ये यहाँ पहुँचेगा, जब तक ये ओ से ए तक पहुँचेगा, ए तक, तब तक ये पृथ्वी का जो ये लैंड है ये तो आगे बढ़ गया होगा। तो ये जब यहाँ से चला होगा, जब तक ये यहाँ तक पहुँचेगा, तो यहाँ यहाँ का पॉइंट यहाँ आ गया होगा, मान के चलो। तो ये इसे क्या लगेगा कि मैं इस और डिफ्लेक्ट हो गया हूँ, मुझे जाना यहाँ था, जब तक ये यहाँ पहुँचेगा। क्योंकि इसका इस और का डायरेक्ट वेलोसिटी इसको अभी जीरो मिला हुआ है, ये पोल से स्टार्ट हुआ है। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो पृथ्वी का ये स्पीड के कारण ये पृथ्वी का ये लैंड मास यहाँ पे आ गया होगा। तो लेकिन ये व्यक्ति कहाँ पहुँच जाएगा, इधर की ओर, इस तरफ ऐसे। इसे लगेगा कि मैं इस ओर डिफ्लेक्ट हुआ हूँ। तो ये व्यक्ति के लिए ये भी तो राइट ही है, ये राइट है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आप कहीं भी रहो, नॉर्दर्न जी इक्वेटर से लेकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बीच में, सॉरी नॉर्थ पोल के बीच में, आप हमेशा राइट की ओर डिफ्लेक्ट होगे। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाने का प्रयास मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है। वही सेम इसका उल्टा होता है साउथ पोल के साथ। ठीक है ना। ये सेम कॉन्सेप्ट आप लगा के समझ सकते हो कि साउथ पोल में ये उल्टा होगा। क्योंकि देखो, अब जब इक्वेटर से साउथ की ओर जाओगे, इक्वेटर से अगर साउथ की ओर जाओगे तो आपके पास तो इधर की वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है ना। अगर आप इधर से इधर घूम के देखोगे तो ये राइट और ये लेफ्ट होगा। ये अभी भी मुड़ रहा है इधर ही। अगर इधर से इक्वेटर से नॉर्थ के पास आ गया तो ये अभी भी मुड़ रहा है इधर, लेकिन ये आपके लिए लेफ्ट हो गया ना, लेफ्ट हो गया। तो ये लेफ्ट की ओर हम कहते हैं कि अगर इक्वेटर से साउथ की पोल, साउदर्न, सॉरी, इक्वेटर लाइन से साउथ पोल के बीच तक में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो वो अपने अपने लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। अब अगर यहीं से आप फिर यहाँ से देखोगे तो ये आपके लिए यहाँ पे ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। जिस तरह से ये नॉर्दर्न पोल में नॉर्थ पोल से इक्वेटर की ओर जाते समय इस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ था, उसी प्रकार से ये इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। एक मिनट। तो उसी प्रकार से ये लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम साउथ पोल से इक्वेटर के पास जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो हम इधर घूम के देखेंगे तो ये हमारा लेफ्ट और ये हमारा राइट। तो ये इस तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, तो ये लेफ्ट हो गया। तो हमें इसलिए हम कहते हैं कि हम सॉदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा लेफ्ट की ओर कोई भी बॉडी डिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, मैंने जो भी समझाने का प्रयास किया है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए किस प्रकार से साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे।
और साइक्लोन समझने के लिए अब आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो समझना था ये नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्यों राइट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये आपने समझ लिया है। देखिए, साइक्लोन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। साइक्लोन साइक्लोन कब बनता है, मान लीजिए हमेशा आप देखिए हवा जो होता है वो लो टू कोई भी चीज़ें नेचर में हाई टू लो हाई टू लो फ्लो होती है, ठीक है ना। चाहे वो हवा हो, पानी हो, कुछ भी हो, वो हमेशा हाई टू लो जाएगी। तो इस साइक्लोन फॉर्म्स व्हेन अ लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड ओवर अ रीजन, यूजुअली वार्म ओशियन वाटर्स, ठीक है। जो नेचुरली एयर ऑलवेज रसेस फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टुवर्ड्स द लो प्रेशर सेंटर, however because of the coriolis effect this air cannot move in a straight line, leading to the formation of massing rotating system। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई फ्रेम खुद रोटेट हो रहा है तो उस पे उस रोटेटिंग फ्रेम का जो खुद का स्पीड है उसके कारण किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स उसे महसूस होती है और वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। उसे ऐसे असल में कोई फोर्स उस पे लग नहीं रहा है, उसे बस महसूस हो रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो रोटेटिंग फ्रेम में है। ये बात यहीं पे लिखा हुआ है, वही बात यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि वेन यूर नेचुरली देखिए, कोई भी अर्थ है हमारा, तो साइक्लोन हमेशा वहाँ फॉर्म होता है जहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। ये हमारा इक्वेटर है और ये हमारा लो प्रेशर जोन है। तो यहाँ पे होता है क्या कि यहाँ पे जैसे जैसे पानी गर्म होता है तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर जोन। और जो हाई प्रेशर जोन से जो भी एयर है वो इसके और ट्रैवल करना शुरू करती है। लेकिन क्योंकि अर्थ खुद रोटेट कर रही है और ये एक बहुत लंबा डिस्टेंस है हवा के लिए, इसी कारण से जो अर्थ खुद रोटेट कर रही है कितना, हर एक पॉइंट पे तो इसका स्पीड अलग अलग है, लेकिन इक्वेटर पे जैसे कि 1650 किलोमीटर पर आवर है। तो एक खुद जैसे मैंने आपको क्या बोलते हैं एनिमेशन में मैंने आपको दिखाया था ना कि एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये घूम के यहाँ पहुंच गई, डायरेक्ट नहीं पहुंची, घूम के यहाँ पहुंची एक डिफ्लेक्शन के साथ। उस वही चीज यहाँ पे हवा के साथ भी होता है कि हवा जब यहाँ पे हाई टू लो जाती है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो गई, इक्वेटर से हवा गई यहाँ पे, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी और डिफ्लेक्ट किधर होगी, राइट की ओर। तो ये डिफ्लेक्शन के कारण ये एक स्पाइरल बनता है और उसी के कारण साइक्लोन फॉर्म होता है। मैं भी आपको समझाऊंगा अगले स्लाइड में, सब कुछ यहीं समझा दूंगा, तो अगले स्लाइड का कोई काम नहीं रहेगा मेरा, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। साइक्लोन फॉर्म इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। चलिए, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है वो हम एक एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। तो चलिए हम अपने धरती माता को लाते हैं। कहाँ गए धरती माँ? चलिए, आ गई हमारी धरती माँ। देखिए, हमने आपको क्या बताया कि ये है हमारा इक्वेटर लाइन। ये है हमारा इक्वेटर लाइन, यहाँ सबसे ज़्यादा स्पीड है पृथ्वी की। कितना तो अरे यार, कितना? तो भैया यहाँ पे 1650 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। अब ये देखो, नॉर्थ पोल है हमारा और ये हमारा साउथ पोल है। देखो, नॉर्थ पोल में हमेशा होता है ना एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्यों? तो मैं आपको बताता हूँ एंटी क्लॉकवाइज क्यों होता है। देखो, मैंने आपको क्या समझाया कि नॉर्थ में हमेशा हर एक चीज राइट की ओर डिफ्लेक्ट होती है। लिखा हुआ है ना, राइट वार्ड डायरेक्शन, एयर मूव्स एज द एयर मूव्स द कोरोलिस इफेक्ट पुशेस इट टू राइट। राइट। पहले मैं यहाँ पे पूरा पढ़ देता हूँ। लो प्रेशर सेंटर ए वेकम लाइक आई ऑफ लो प्रेशर सीट्स एट द सेंटर इनवर्ड पुश एयर फ्रॉम द सराउंडिंग हाई प्रेशर एरियाज tries to rush straight towards the center. As the air moves, the coriolis effect pushes it to the right or spiral formation. When the air form all the direction tries to reach the center, but is constantly deflected to the right, it brings to the spiral। देखो, और ये जो रिजल्ट है, द कंटिन्यूअस राइटवर्ड पुश फोर्सेस द इंटायर सिस्टम टू रोटेट इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि आप यहाँ पे, चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मान लो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, इक्वेटर से लेके एंड नॉर्थ पोल तक, ये टोटल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। मान लो यहाँ पे एक क्या हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर जोन
क्रिएट हुआ, लो प्रेशर जोन। अब मान लो यहाँ से हवा उठा, और यहाँ से भी ये दोनों, यहाँ लो प्रेशर है तो हवा तो दोनों ओर से आएगी ना। मान लो यहाँ से हवा चली, हवा चली तो ये किस और डिफ्लेक्ट होगा, राइट की अपने राइट की ओर। यहाँ पे खड़े हो जाओ, फिर से यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, अपना राइट लेफ्ट डिसाइड करो। यहाँ से आपका राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, तो राइट की ओर हमेशा हवा, यहाँ राइट की ओर। मान लो यहाँ पे है तो यहाँ से हवा आई आना चाहेगी, तो यहाँ से ये रुको, ये मैं हवा यहाँ से नहीं दूंगा, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन में तो हो जाएगा। मान लो यहाँ से हवा इस तरफ आना चाहिए तो यहाँ से राइट की अपने राइट की ओर डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ से हवा उठेगी तो ये इस प्रकार से डिफ्लेक्ट होगी ना राइट की ओर, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और ये जैसे ही राइट की ओर डिफ्लेक्ट होगी, और मान लो जो हर एक डायरेक्ट दिशा से जो हवा आएगा इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो सभी राइट की ओर, अपने राइट की ओर डिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे कैसा फॉर्मेशन हो जाएगा, ये कुछ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन कैसा होगा पता है, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। आप सर्च करना गूगल पे कि साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है, सेंटर की ओर ये ऐसे। क्यों, देखो आप यहाँ से आप समझ रहे हो ना, अब समझ रहे होगे कि जैसे हवा यहाँ से, यहाँ तो हाई प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। तो जैसे ही यहाँ से हवा उठी तो अर्थ के रोटेशन के कारण तो इस पे कोरिलेसिव इफेक्ट लगेगा, तो ये इस प्रकार होगी, और ये इस प्रकार होगी, और ये ऐसे होके फिर ये जैसे ही यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे फिर ये ऐसे 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 घूमना स्टार्ट कर देगी। तो ये एक साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा। और ये जो डायरेक्शन है ऐसे, ये डायरेक्शन क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसी कारण से यहाँ पे कहा गया कि जो हमारा फॉर्मेशन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, साइक्लोन का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन किस प्रकार से बनता है। सिंपल है। अब सॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए भी सेम कहानी है। चलिए यहाँ पे भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब बस आपको ध्यान रखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो हवा किस ओर डिफ्लेक्ट होगी, वो डिफ्लेक्ट होगी हमारा लेफ्ट की ओर। ये मानो फिर इक्वेटर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई लो प्रेशर जोन बना हुआ है, ठीक है, और ये हाई प्रेशर जोन है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है, यहाँ से हाई प्रेशर जोन है। अब देखो ये लेफ्ट की ओर अपने यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ मान लो ऑब्जर्वर है, इसके लिए राइट लेफ्ट डिसाइड करो। अब यहाँ पे अगर आप खुद खड़े हो जाओगे तो आपके लिए राइट कौन सा होगा आपके लिए। मैं मान लो कि इस तरफ से खड़ा हो जाता हूँ, तो ये राइट हो गया मेरा, ये लेफ्ट हो गया, होगा ना। अगर मैं यहाँ से खड़ा हो जाऊँ और मेरा ये राइट हैंड इस सॉरी, ये राइट लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। मेरा राइट हैंड इस तरह इस ओर आएगा, ये लेफ्ट इस ओर आएगा। तो अब मानो कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से अगर इस तरफ देखेगा तो ये जो है किस ओर डिफ्लेक्ट होगा, एक मिनट रुको, इसे मिटा लूँ। अब देखो ये यहाँ एक लो प्रेशर जोन है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ कि यहाँ से जैसे ही हवा ये चलेगा तो ये किस ओर डिफ्लेक्ट होगा, ये इस ओर डिफ्लेक्ट होगा। और यहाँ से जो हवा चलेगा ये अपने इस ओर डिफ्लेक्ट होगा। ये इस यहाँ से अगर आप फिर आप यहाँ पे खड़े हो जाओगे तो राइट लेफ्ट बदल जाएगा। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो राइट लेफ्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो गया। तो इस ओर से हवा जो चली, यहाँ से जो हवा चली, ये इस ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये ऐसे करके आ रहा है। तो ये किस और कैसा फॉर्मेशन करेगा, ये इस प्रकार से फॉर्मेशन करेगा। तो सॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आप जब भी देखोगे तो ये इस प्रकार का साइक्लोन फॉर्मेट होता है। ये सेंटर की ओर ऐसे घूम घूम के हवा, ऐसे घूम के हवा उस वहाँ पे सेंटर की ओर अप्रोच होता है, और ये ओमेगा सॉरी, क्या लिख दिया, एक मिनट, ये जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ।
ठीक है। ये जो डायरेक्शन होता है ये ऐसे घड़ी के जैसा, घड़ी के डायरेक्शन में, इसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। तो आप हमेशा देखोगे कि सॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन जो है वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। ठीक है। तो क्यों हुई, मैं एक बार फिर से यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। वो तो कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आया होगा तो ये उनके लिए है। ठीक है। मान लो ये इक्वेट यहाँ से, अब मान लो यहाँ हाई हाई प्रेशर है और यहाँ पे कोई लो प्रेशर बन रहा है और यहाँ से भी हवा आ रहा है, यहाँ पे भी हाई प्रेशर है। तो ये देखो यहाँ से जैसे ही घूमेगी तो ये इस प्रकार से घूमेगी ना, मान लो यहाँ से हवा आ रहा है तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुई। ठीक है। और यहाँ से ये इस प्रकार से डिफ्लेक्ट हुई, ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगी ऐसे। तो ये इस प्रकार से जा रही है और ये इस प्रकार से आ रही है। तो ये ऐसे 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 हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये क्लॉकवाइज हुआ ना। तो यही यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहा है कि ये हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। तो सिमिलरली द एयर पुशेस टुवर्ड्स द लो प्रेशर सेंटर। ठीक है। और द कोरलेसिस इफेक्ट इन द हेमिस्फेयर पुशेस द मूविंग एयर इनटू द लेफ्ट। ठीक है। एयर as the inward rushing air is diverted to the left, it creates a circular motion around the eye। आई कहने का मतलब वो जो सेंटर है हमारा लो प्रेशर जोन का जो सेंटर होता है उसे हम यहाँ पे आई कह रहे हैं। और ये जो जो भी साइक्लोन होता है ये मान लो ऐसे है साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ पे आई यहाँ पे होगा, इसे हम आई कह रहे हैं। ठीक है। और ये इस प्रकार से घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यही कह रहा है एज द इनवर्ड रशिंग एयर इज डाइवर्टेड टू द लेफ्ट, इट क्रिएट्स अ सर्कुलर मोशन अराउंड द आई। ठीक है। अब द रिजल्ट द लेफ्टवर्ड रिफ्लेक्शन काउज द साइक्लोन टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वही बात यहाँ पे क्या है कहा जा रहा है। अब देखिए कोरोलिसिस इफेक्ट को समझने के बाद बात यहाँ पे समझने का आता है कोरोलिसिस एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका आखिर फार्मूला क्या होगा। देखिए द रेट दिस इज द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी चेंजेस एफिशियली स्पेशली ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम इट इज इन विच इट इज बीइंग ऑब्जर्व। ठीक है। यानी कि इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला आता है, देखिए अगला जो एक लेक्चर आएगा ना उसमें मैं डेरिवेशन कराऊंगा, एग्जाम में भी डेरिवेशन आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का और कोरोलिसिस एक्सेलरेशन, और इन दोनों का जो फोर्स भी होता है कोरोलिसिस फोर्स और एक्सेलरेशन फोर्स, उसमें बस एम से मल्टीप्लाई कर देना होता है और कुछ नहीं। तो मेनली है एक्सेलरेशन का डेरिवेशन जो कोरोलिसिस एक्सेलरेशन है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो उसका डेरिवेशन मैं अगले वीडियो में करूँगा और अगले वीडियो में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे जान लो कि यहाँ पे जो कोरोलिसिस एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वो 2 टाइम्स ओमेगा इंटू वी होता है। ओमेगा क्या, जो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसकी घूमने की स्पीड, और वी जो है ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी होता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट का खुद का वेलोसिटी, यानी कि ए सी इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा हो जाता है 2 टाइम्स ओमेगा इंटू वी। और ये अगले वाले वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आएगा क्यों ऐसा होता है। उसी तरह कोरोलिसिस फोर्स जो होता है वो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ मास से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 2 टाइम्स मास 2 टाइम्स m ओमेगा इंटू भी हो जाता है। अब आपको यहाँ पे बात ध्यान इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस फोर्स का, ये आपको ध्यान में रखना है। सिंस दी डज नो वर्क, ये फोर्स कोई किसी प्रकार का वर्क नहीं करता है। सिंस द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, द वर्क डन इज जीरो। ठीक है। ये जो ये जो फोर्स है हमारा ये हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। और आपको पता है कि अगर दो मान लीजिए फोर्स है, उसके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री आ जाता है तो वहाँ का जो ये वर्क है, वर्क डन उस फोर्स के द्वारा जीरो हो जाता है। ये आपने 11th में भी पढ़ा, सॉरी 10th 11th में पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में। ठीक है। अब ये इसका इफेक्ट क्या होता है, तो इसका बस इफेक्ट होता है कि इट ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पाथ। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट उस रोटेटिंग फ्रेम में अपना कोई एक पाथ चलने का प्रयास कर रहा होगा तो वो उसका डायरेक्शन बस चेंज कर देगा, थोड़ा डिफ्लेक्ट कर देगा। ये वही कर्व ट्राइजेक्टरी देख रहे हैं, यहाँ पे कर्व लिखा है, यानी कि उसको डिफ्लेक्ट करके कर्व कर दिया जाएगा।
अब देखो, द फोर्स disappears अंडर टू कंडीशन, व्हेन द व्हेन इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है, रिलेटिव टू द फ्रेम, फ्रेम के सापेक्ष में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाए, ठीक है। और दूसरा, इफ द ऑब्जेक्ट इज द मूविंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ फिर से। अब एक चीज आपको, और ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये लास्ट पॉइंट कहने का क्या प्रयास कर रहा है। देखिए हमारी ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी, ये इक्वेटर है। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ये जो इसी के पैरेलली अगर आप ट्रैवल करने लगे, तो भाई इस पे किसी भी प्रकार का फोर्स क्यों लगेगा। इक्वेटर के लाइन पे कोई भी बॉडी ट्रैवल करेगा तो उस पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं आता है। इसलिए आपने सुना होगा कि हमेशा हमारा भारत जो भी कोई रॉकेट लॉन्च करता है तो सबसे इक्वेटर के सबसे पास वाली जगह पे चूज करता है लॉन्च के लिए, ताकि उसको वो अर्थ की रोटेशन की स्पीड का फायदा मिल सके, ठीक है। इसी कारण से वही ये पॉइंट यहाँ पे कह रहा था, कहा जा रहा है कि इट इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द कॉर्डलेसिस इफेक्ट इज जीरो, ठीक है। और इक्वेटर पे कॉर्डलेसिस का फोर्स हमेशा जीरो होता है, ठीक है। कॉर्डलेसिस फोर्स जो होता है वो इक्वेटर पे हमेशा जीरो होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप इक्वेटर पे ही ट्रैवल कर रहे हो तो आप पे किसी प्रकार का इफेक्ट लग ही नहीं रहा है, तो फोर्स भी क्यों होगा। तो वही बात यहाँ पे कहने का प्रयास है कि इफेक्ट, इसका जो इफेक्ट है इक्वेटर पे यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो वो जीरो होता है। यहाँ यहीं पे इसी के पॉइंट के अबाउट तो ये पृथ्वी ऐसे घूम रही होगी अपने एक्सिस, पॉइंट ऑफ एक्सिस के अलावा यहाँ पे कोई पॉइंट होगा इसी के अकाउंट, सॉरी ऐसे घूम रही है, तो इसी पॉइंट के सापेक्ष में तो ये घूम रही है। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ जो इक्वेटर लाइन है ये इस प्रकार से है। और यहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा होता है 1650, और यहाँ पे एफ सी का यानी कि इक्वलिसिस फोर्स का जो वैल्यू होता है वो पूरी तरीके से जीरो होता है। वही बात इसमें कहा गया है। तो चलिए आज का लेक्चर ख़त्म करने का समय आ गया है, और आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और ये सभी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको सही से समझने में आपको काम आएगा। और अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, मैं आपका कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अगर ना हो सके तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा। तो प्लीज़ आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी करें। अगले वीडियो में फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। दो डेरिवेशन है, डेरिवेशन के बाद जो भी एप्लीकेशन बचता है और जो थ्योरी क्वेश्चन है वो मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। लेकिन बहुत ही जल्दी मैं वीडियो लेके आऊँगा।